नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास भारत सरकार की सामाजिक और ढांचागत योजनाओं का एक विस्तृत संग्रह है। जी। हम इन योजनाओं की गहराई में जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनका उद्देश्य क्या है और ये कैसे काम करती हैं। हमारे सामने कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय योजनाएं हैं जो कारीगरों से लेकर किसानों तक और स्टार्टअप्स से लेकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक फैली हुई हैं। चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। बिल्कुल, ये योजनाएं सिर्फ घोषणाएं नहीं है, बल्कि ये सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाती हैं। इनसे पता चलता है कि देश के किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ, तो आज की चर्चा में हम इन योजनाओं के मुख्य पहलुओं को उजागर करेंगे। जी। तो हम शुरुआत करेंगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स यानी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं से और एक एक करके सभी पहलुओं पर बात करेंगे। ठीक है, तो पहली योजना है टीहन विश्वकर्मा। इसे बजट 2023-24 में घोषित किया गया और 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। इसका कुल बजट 13,000 करोड़ रुपए है। ये पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए है ना? जी हाँ, बिल्कुल। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो इन कारीगरों को कौशल विकास मतलब स्किल अपग्रेडेशन, वित्तीय सहायता और बाजार से जोड़ना है। अच्छा। लक्ष्य ये है कि वे घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का हिस्सा बन सकें और उनके काम को एक बड़ा मंच मिले। तो ये थी पीएम विश्वकर्मा योजना। अब बात करते हैं पीएम किसान की, जो 24 फरवरी 2019 को लॉन्च हुई थी, लेकिन 1 दिसंबर 2018 से ही प्रभावी हो गई थी। हाँ, पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत जो भी पात्र भूमि धारक किसान परिवार है, उन्हें हर साल 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। और ये पैसा सीधे उनके खाते में जाता है। बिल्कुल, यह राशि 2,000 रुपए की 3 बराबर किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है, ताकि बीच में कोई रुकावट ना हो। ठीक है, तो ये थी पीएम किसान। अगली योजना है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। इसे 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था। पहली उड़ान शिमला से दिल्ली के लिए 27 अप्रैल 2017 को भरी गई थी। जी, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पहल है। इसे राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 के तहत बनाया गया था। और इसका मकसद? इसका मकसद है छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना और हवाई यात्रा को आम लोगों के लिए सुलभ बनाना, एक तरह से हवाई यात्रा को लोकतांत्रिक बनाना। तो ये थी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान। अब आते हैं किसानों के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना पर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो 2016 में शुरू हुई। हाँ, ये योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले फसल नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें किसानों को रियायती प्रीमियम पर फसल बीमा मिलता है, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है। जी बिल्कुल, उनकी मेहनत की कमाई पर कोई अचानक आपदा ना आ जाए, ये योजना यही सुनिश्चित करती है। सही है। तो ये थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 2020 में कोविड-19 राहत उपाय के तौर पर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी। हाँ, ये उस मुश्किल समय में एक बहुत बड़ा सहारा बनी। इस योजना के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज दिया गया। इसका सीधा उद्देश्य महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। तो ये थी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। अब उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए एक खास योजना पर आते हैं, पीएम डिवाइन, जिसे 2022 में लॉन्च किया गया। पीएम डिवाइन यानी प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी राज्यों में बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करना है, जैसे कि सड़कें। हाँ, इसमें सड़कें, दूरसंचार, पर्यटन और अन्य सामाजिक विकास परियोजनाएं शामिल हैं, ताकि इस क्षेत्र का एक समग्र विकास हो सके। ठीक है, तो ये थी पीएम डिवाइन योजना। अब एक वैज्ञानिक योजना की बात करते हैं जो 2021 में लॉन्च हुई, जिसका नाम है पृथ्वी। जी, पृथ्वी स्कीम। इसका लक्ष्य पृथ्वी विज्ञान अनुसंधान को मजबूत करना है, ताकि आपदा प्रबंधन और सतत विकास के लिए बेहतर मॉडल तैयार किए जा सके। अच्छा, तो ये रिसर्च पर आधारित है? बिल्कुल, इसके तहत कई उप योजनाएं भी हैं, जैसे एक्रोस, OSMR, पेसर, सागर और रीच आउट। बहुत खूब। तो ये थी पृथ्वी विज्ञान स्कीम। 16 अगस्त 2023 को पीएम ई बस सेवा लॉन्च की गई। ये पर्यावरण के लिए एक अहम कदम लगता है। जी, इसे भारी उद्योग मंत्रालय ने अधिसूचित किया है। इसके 2 मुख्य घटक हैं। वो क्या है? पहला है पीएम ई ड्राइव, जिसका बजट 10,900 करोड़ रुपए है और यह ईवी अपनाने को प्रोत्साहित करता है। और दूसरा है पीएम ई बस सेवा का पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, जिसका बजट 3,435.33 करोड़ है और इसका लक्ष्य 38,000 से ज्यादा ई बसों को तैनात करना है। मतलब बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारने का प्लान है। सही। तो ये थी पीएम ई बस सेवा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय गंगा योजना या नमामि गंगे की। इसे जून 2014 में एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में मंजूरी दी गई थी। बजट था 20,000 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, गंगा नदी में प्रदूषण को कम करना
उसका संरक्षण करना और उसे फिर से जीवंत करना। ये तो बहुत बड़ा काम है। हाँ, ये एक व्यापक मिशन है जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट से लेकर नदी तट के विकास तक कई पहलू शामिल हैं। तो ये थी नमामि गंगे। अब बात करते हैं 2008 में शुरू हुए PMEGP की। ये MSME मंत्रालय के तहत एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। जी, PM रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसका स्वीकृत बजट 2021-22 से 2025-26 के लिए 13,554.42 करोड़ रुपए है। और इसका मकसद? इसका मकसद गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना है। तो ये था PMEGP। अब एक नई योजना पर आते हैं, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसे 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। हाँ, ये काफी चर्चा में है। इसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर प्रणाली स्थापित करना है, जिससे उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सके। जी, यह नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये थी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 2019 में लॉन्च हुई PM कुसुम योजना भी सौर ऊर्जा से जुड़ी है, लेकिन ये खास तौर पर किसानों के लिए है। सही कहा। यह योजना किसानों को सोलर पंप स्थापित करने और ग्रिड से जुड़े पंपों को सोलराइज करने के लिए 30% से 50% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। इससे तो उनकी सिंचाई की लागत कम हो जाएगी। बिल्कुल, और वो ऊर्जा उत्पादक भी बन सकेंगे। तो ये थी PM कुसुम। अब आते हैं एक और महत्वाकांक्षी योजना पर, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। 2023 में शुरू हुई और कुल बजट 19,744 करोड़ रुपए है। इसका बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का एक वैश्विक केंद्र बनाना। 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों दोनों के लिए। ठीक है, तो ये था राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। 2015 में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया। जी, सागरमाला। इसका उद्देश्य बंदरगाहों के नेतृत्व में विकास करना और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, बेहतर कनेक्टिविटी और बंदरगाह लिंक्ड औद्योगिकरण शामिल है। तो ये था सागरमाला कार्यक्रम। स्किल इंडिया मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था। हाँ, इसे MSDE मतलब कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा PMKVY और अन्य कौशल पहलों के माध्यम से लागू किया जाता है। इसका लक्ष्य युवाओं को ट्रेनिंग देना है। जी, देश के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण देना। तो ये था स्किल इंडिया मिशन। अब शिक्षा से जुड़ी एक योजना, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS। ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति यानी ST के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। और ये स्कूल कहाँ बनाए जाते हैं? ये स्कूल उन ब्लॉकों में स्थापित किए जाते हैं जहां 50% से अधिक ST आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय लोग रहते हैं। अच्छा, तो ये थे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। अब PM मुद्रा योजना जो 2015 में सूक्ष्म उद्यमों के लिए शुरू की गई थी। इसमें बिना किसी गारंटी के 20 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। जी, और इसके तहत ऋणों को कई श्रेणियों में बांटा गया है। शिशु में 50,000 रुपए तक, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक, तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक और तरुण प्लस में 10 लाख से 20 लाख तक का ऋण शामिल है। तो ये थी PM मुद्रा योजना। PM स्वनिधि योजना 2020 में स्ट्रीट वेंडर्स यानी रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू की गई थी। हाँ, और इसकी ऋण संरचना को बढ़ाया गया है, जिसमें पहले 15,000, फिर 25,000 और फिर 50,000 का ऋण मिलता है, और इस योजना को 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। अच्छा, तो ये थी PM स्वनिधि। 2016 में लॉन्च हुई स्टैंड अप इंडिया योजना। ये योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को अपना नया उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का बैंक ऋण प्रदान करने पर केंद्रित है, ताकि वो भी उद्यमिता में आगे आ सके। बिल्कुल। तो ये थी स्टैंड अप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई। इसका उद्देश्य देश में नवाचार संचालित स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है, ताकि भारत एक वैश्विक स्टार्टअप हब बन सके। तो ये थी स्टार्टअप इंडिया। अब एक भविष्य की योजना, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, जिसे 2025 में लॉन्च किया गया। 31 तक 1200 अन्वेषण परियोजनाएं चलाएगा। लक्ष्य है देश के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो ये था राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। अब आते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर, जो 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को बिना डिपॉजिट के LPG कनेक्शन दिए जाते हैं, और 1 जुलाई 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार 10.8
1.33 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। तो ये थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2। ये 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। जी, इसका बजट 2024-25 से 2028-29 के लिए 6,839 करोड़ रुपए है और ये योजना उत्तरी सीमा के उन गांवों को बाहर रखती है जो पहले चरण में शामिल थे। अच्छा, तो ये था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2। 2021 में पीएम गति शक्ति नामक एक बड़ी पहल शुरू की गई। हाँ, गति शक्ति ये एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स दक्षता के लिए मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को एकीकरण करना है। ये विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। मतलब सब मिलके काम करें। बिल्कुल। तो ये थी पीएम गति शक्ति। भारतमाला परियोजना को 2017 में मंजूरी मिली। यह सड़क के बुनियादी ढांचे में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए एक प्रमुख राजमार्ग कार्यक्रम है जिससे देश भर में कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। तो ये थी भारतमाला परियोजना। जुलाई 2025 में ADITI स्कीम लॉन्च की गई। जी, ADITI यह ऊर्जा मंत्रालय और BEE की योजना है जिसका बजट 1,000 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य MSMEs में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देना है। तो ये थी ADITI स्कीम। अब हम उन योजनाओं पर आते हैं जो केंद्र द्वारा प्रायोजित हैं, यानी जिनमें केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होती है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। इसमें पहली योजना है PM जनमन, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया। ये योजना 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी PVTGs को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। तो ये थी PM जनमन। नवंबर 2024 में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया। इसका उद्देश्य रसायन मुक्त और पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित कृषि को बढ़ावा देना है ताकि खेती को टिकाऊ बनाया जा सके। तो ये था प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन। 2021 में PM पोषण को मंजूरी दी गई, जिसने मिड डे मील योजना की जगह ली। हाँ, अब इसे PM पोषण शक्ति निर्माण कहते हैं। ये योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करती है ताकि उनके पोषण स्तर में सुधार हो। तो ये थी PM पोषण। 2022 में PM श्री स्कूल योजना लॉन्च हुई। इसके तहत देश भर के 14,500 स्कूलों को आधुनिक बुनियादी ढांचे और डिजिटल लर्निंग सुविधाओं से लैस करके उन्हें अनुकरणीय स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये थी PM श्री स्कूल योजना। 2023 में आई PM उषा योजना। ये थी PM उषा। 2020 में PM मत्स्य संपदा योजना शुरू हुई। इसका लक्ष्य मछली उत्पादन को 22 मिलियन टन तक पहुंचाना और इस क्षेत्र में 55 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। तो ये थी PM मत्स्य संपदा योजना। अब बात करते हैं राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम की। 2020 में इसका नाम बदला गया था। जी, पहले RNTCP था, अब NTEP है। इसका एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है 2025 तक भारत से TB को खत्म करना। तो ये था राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम। 2018 में लॉन्च हुई PM जय या आयुष्मान भारत। हाँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक है। इसके तहत 10.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। तो ये थी PM जय। अब आते हैं PMAY शहरी और PMAY ग्रामीण पर। जी, ये दो अलग अलग योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2015 में और ग्रामीण 2016 में लॉन्च हुई। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक शहरी गरीबों को और दूसरी ग्रामीण गरीबों को आवास प्रदान करने के लिए है। तो ये थी PMAY। अमृत मिशन को 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। AMRUT मिशन, इसका फोकस शहरों में बुनियादी शहरी ढांचे में सुधार करना है, जिसमें जल आपूर्ति, सीवरेज नेटवर्क और हरे भरे स्थानों का विकास शामिल है। तो ये था अमृत मिशन। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत हुई। जी, और इसका दूसरा चरण अब ODF प्लस मतलब खुले में शौच मुक्त से आगे और ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित है ताकि गांवों को पूरी तरह से स्वच्छ बनाया जा सके। तो ये था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। 2015-16 में PM कृषि सिंचाई योजना लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य हर खेत को पानी के लक्ष्य के साथ सुनिश्चित सिंचाई कवरेज प्रदान करना और जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है। जल जीवन मिशन शुरू हुआ और इसे 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इसका लक्ष्य हर ग्रामीण घर में नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ये एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण पहल है। तो ये था जल जीवन मिशन। अब एक पुरानी लेकिन बहुत सफल योजना PM ग्राम सड़क योजना, जिसे 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च किया गया था। हाँ,
योजना PMGSY। इसका उद्देश्य ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में चालू रहने वाली सड़कों से जोड़ना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। तो ये थी पीएम ग्राम सड़क योजना। अब है DNRLM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये योजना 2010 में शुरू हुई और 2016 में इसका नाम बदला गया। इसका मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो ये थी DNRLM। अब आते हैं मनरेगा पर। 2005 में कानून बना और 2006 में लागू हुई। जी, MGNREGA ये ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार का कानूनी अधिकार देती है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इसका आवंटन 86,000 करोड़ रुपए है। तो ये थी मनरेगा। 1995 में शुरू हुआ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP। ये कार्यक्रम BPL श्रेणी के बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग नागरिकों को पेंशन सहायता प्रदान करता है, जो एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय है। तो ये था राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। वित्त वर्ष 2021-22 में PM अजय योजना शुरू हुई। जी, PM अजय ये योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास पर केंद्रित है। तो ये थी PM अजय। 2024 में झारखंड के हजारीबाग में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य आदिवासी बहुल गांव में बुनियादी ढांचे और आजीविका के अवसरों का विकास करना है। तो ये था धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। 2024 में लॉन्च हुई NPS वात्सल्य, एक अलग तरह की योजना है। हाँ, ये नाबालिगों के लिए एक दीर्घकालिक पेंशन बचत योजना है, जिसका उद्देश्य उनके भविष्य को वित्तीय रूप से सुरक्षित करना है। तो ये थी NPS वात्सल्य। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 15 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। जी, यह उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों के समग्र विकास पर केंद्रित है, ताकि वहां के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार हो और पलायन को रोका जा सके। तो ये था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। 2014 में लॉन्च हुई DDU-GKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। यह योजना 15 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है, ताकि उन्हें बेहतर रोजगार मिल सके। तो ये थी DDU-GKY। अंत में हमारे पास एक राज्य सरकार की योजना का भी उदाहरण है, लाडली बहना योजना, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने 28 जनवरी 2023 को लॉन्च किया। जी, इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से दी जाती है। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये थी कुछ प्रमुख सरकारी योजनाएं जिनका दायरा बहुत व्यापक है। इन सबको एक साथ देखने पर एक साफ तस्वीर उभरती है। सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, ढांचागत विकास और कुछ खास वर्गों पर ध्यान।